चलो राधे राधे, आ जाओ जल्दी से। चलो देखिए, आज हम लोगों ने पहले क्लास ली थी, उसमें हम लोगों ने बैंडविड्थ के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? और बैंडविड्थ से हम लोगों ने क्यू फैक्टर निकालना सीखा। बैंडविड्थ से क्या सीखा? क्यू फैक्टर निकालना सीखा। और उसके बाद हम लोगों ने कर्व की शार्पनेस के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? शार्पनेस के बारे में। देखिए, सबसे पहले अपने को जो रिजल्ट मिला था वो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ओमेगा नॉट का मिला। किसका मिला? ओमेगा नॉट का, जो होता था 1/√LC, जो अपना होता था 1/√LC होता था। उसके बाद हम लोगों ने बैंडविड्थ डेल्टा डब्ल्यू निकाली। क्या निकाली रे बच्चों? बैंडविड्थ डेल्टा डब्ल्यू, जो किसके बराबर थी? W2 माइनस W1 के बराबर। किसके बराबर थी? W2 माइनस W1 के बराबर। और उसके बाद में हम लोगों ने जो निकाला, हम लोगों ने ट्राई की निकालने की क्यू फैक्टर। क्या बेटा? क्यू फैक्टर। डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर आया था? बोलो बच्चों। R/L के बराबर। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था, जिसकी बैंड चौड़ाई कम होगी वो अपना जो कर्व है अधिक शार्प बनेगा। क्या बनेगा? अधिक शार्प बनेगा। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो इसको किससे रिलेट किया रे? क्यू से। किसे किया? क्यू से। क्यू गुणांक कहते, उसे क्या कहते हैं? क्यू गुणांक कहा जाता है। हमने ये जाना, जिसकी बैंड चौड़ाई कम होगी उसका क्यू क्या रहेगा बेटा? ज्यादा। और लास्ट में क्यू निकाला तो वो किसके बराबर आया? 1/R√L/C। यानी कि जहां पे अपना L ज्यादा होगा, जहां पे अपना L का मान ज्यादा होगा, वहां पे अपने को क्या मिलने वाला है? क्यू ज्यादा मिलने वाला है। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। क्या नाम है बेटा? ट्रांसफॉर्मर। देखिए प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्मर क्या चीज होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। और ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूरे डिटेल से मैं आपको पढ़ाने वाला भी। देखिए, आप लोगों को पता हो तो मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है जनरेशन। क्या होता है बच्चों? जनरेशन। फिर होता है ट्रांसमिशन और फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपने काम का नहीं, ये ग्रिड सिस्टम होता है, यानी बिजली को कैसे हमारे तक लाया जाता है। तो सबसे पहले बिजली को जनरेट किया जाता है। तो ये जनरेट कहाँ से होती है? जनरेटिंग स्टेशन से होती है। कहाँ से होती है बच्चों? जनरेटिंग स्टेशन से। फिर इसको ट्रांसमिट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसमिट। यानी जनरेटिंग स्टेशन जहां से जनरेट होती है वो एक स्टेशन तक जाती है। कहाँ जाती है? स्टेशन तक। ठीक है। खूब सारे, जैसे आप लोग बोलते हैं बिजली घर तक, तो जनरेटिंग स्टेशन से अपने सब स्टेशन को कहते हैं बिजली घर। क्या कहते हैं? बिजली घर। तो अपने सब स्टेशन तक बिजली आती है। ठीक है। फिर वहां से क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट। यानी वहां से अपने घर तक पहुंचती है। कहां पहुंचती है? घर तक। अब क्या होता है कि मान लो किसी को 440 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, किसी को 240 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, और ऐसा भी होता है कि किसी को 440 वोल्ट से ज्यादा की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली एसी को 3 फेस में लाते हैं। किस में लाते हैं? 3 फेस में 440 वोल्ट तक लाते हैं। लेकिन हमारे घरों में तो 240 ही आती है। जब हम लोग हमारे घरों में जब बिजली को पहुंचाते हैं, ये बिजली घर वाले या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जब पावर हमारे घर पे आती है तो वो 240 वोल्ट की आती है। तो सर ये कम कैसे होगी? या 240 है, इसको ज्यादा करना है। मान लो आपके पास 240 है और इसको 440 करना है, तो कैसे करें? तो देखिए बच्चों, एक डिवाइस होती है, जो वोल्टेज को कम भी कर सकता है और वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है। वो डिवाइस कहलाती है ट्रांसफॉर्मर। क्या बोल रहे? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को कम भी कर सकता है और जो वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है। आई बात समझ में? जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और जो वोल्टेज को कम करता है उसे क्या कहते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यानी कि यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है वो वोल्टेज का हो रहा है। किसका हो रहा है? वोल्टेज। एक फिक्स वैल्यू से वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, एक फिक्स वैल्यू से वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, या एक फिक्स वैल्यू से वोल्टेज को घटा रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि जो हमारे सब स्टेशन होते हैं वहां से बिजली जब हमारे घर में आती है तो आपको पता हो कि रोड के ऊपर एक इतना बड़ा डब्बा लगा हुआ होता है जिसे हम लोग प्यार से डीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपी। हम उसी के बारे में पढ़े। ठीक है। बेसिकली वो डीपी नहीं होता है, डीपी सरणी है हमारे, वो दान प्रकाश जी नहीं है। वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर है। क्या है बेटा? ट्रांसफॉर्मर। तो ध्यान रखना, वो दीनदयाल पार्क नहीं है डीपी का मतलब। वो डीपी का मतलब है हमारा क्या बच्चों? ट्रांसफॉर्मर।
तो सबसे पहली चीज आ गई, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, छोटी वोल्टेज को या तो छोटी वैल्यू में लिया था या वोल्टेज को बड़ी वैल्यू में लिया था। किस में लिया था, छोटी वैल्यू में या बड़ी वैल्यू में। अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ जाता है, अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ जाता है उसे कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहा जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर ऐसा मान लीजिए कि आपके पास में जो इनपुट वोल्टेज है, आपके पास में जो इनपुट वोल्टेज है और वो घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है, तो उसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या कहा जाता है, स्टेप डाउन। तो बताइए स्टेप अप क्या करता है, इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है, घटाता है। स्टेप डाउन क्या करता है, घटाता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ट्रांसफार्मर जो है केवल और केवल एसी करंट पे काम करेगा? क्या मेरा स्टेटमेंट सही है या गलत है, बता बेटा। ट्रांसफार्मर जो है केवल और केवल अल्टरनेटिंग करंट पे ही काम करेगा, क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। क्यों? क्योंकि डीसी की तो इतनी क्या होती है, डीसी में तो अपने को वोल्टेज कम ही करना होता है। डीसी का वोल्टेज कितना होता है, 5 के आसपास ही होता है। तो ट्रांसफार्मर हमेशा कौन सी सप्लाई पे यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पे यूज करते हैं। अब ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता कैसे? तो ये करंट के रेशियो में बढ़ाता घटाता है। किसके रेशियो में, करंट के रेशियो में। यानी जितना वोल्टेज चाहिए तो उतना चेंज आपको किसमें करना पड़ेगा, करंट में करना पड़ेगा। अगर आप जितना चेंज करंट पे करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके वोल्टेज में चेंज होगा। आई बात समझ में? तो ये करस्पॉन्ड किसके होता है, वोल्टेज करंट के। किसके होता है रे, करंट के करस्पॉन्ड होता है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना पड़ता है। सर ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये जो काम करता है ईएमआई का बहुत बड़ा प्रिंसिपल होता है जिसे कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहा जाता है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरित्व। क्या कहा जाता है, अन्योन्य प्रेरित्व। देखिए बच्चों, अभी आपने ईएमआई नहीं पढ़ा है, अपना नेक्स्ट चैप्टर ईएमआई ही है। हम लोग थोड़ा उल्टे आ गए इस बार, पहले इसी पढ़ा दिया। देखिए ईएमआई क्या होता है, ध्यान से समझो बच्चों। ईएमआई का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज के फ्लक्स में चेंज कर लो। किस में चेंज कर लो, फ्लक्स में। जैसे ही आप किसी भी चीज के अंदर फ्लक्स में चेंज करोगे तो वहां पे आपको एक ऑटोमेटिक ईएमएफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ईएमएफ। ईएमएफ किस में होता है बच्चों, बैटरी में होता है। किस में होता है बच्चों, बैटरी में होता है। यानी वहां ऑटोमेटिक एक बैटरी बन जाती है। क्या बन जाती है, बैटरी। और बैटरी मिल गई तो वहां अपने को क्या मिल जाएगी, धारा। क्या मिल जाएगी, धारा। तो बेसिकली ये ईएमआई का कंसेप्ट होता है। अगर जैसे ईएमआई पढ़ाऊंगा ना तो ये कंसेप्ट, ये पूरा चैप्टर इसी कंसेप्ट में है। क्या कंसेप्ट है, फ्लक्स को चेंज करो। किसको चेंज करो, फ्लक्स। फ्लक्स को चेंज किया तो क्या मिला बेटा, ईएमएफ। ईएमएफ बोलो तो एक नई बैटरी, और उससे क्या मिली, एक धारा। क्या मिली, धारा। आई बात समझ में? अब इसके अंदर क्या होता है, ईएमएफ कितना मिला, ईएमएफ कितना मिला ये बताता है फैराडे। कौन बताता है, फैराडे। तो फैराडे के नियम में बताया जाता है ईएमएफ कैसे निकालते हैं, जो होता है डी फाई बटा डी टी। क्या होता है, डी फाई बटा डी टी। लेकिन इसमें हम माइनस लगाते हैं तो ये बराबर बनता है माइनस डी फाई बटा डी टी। ये माइनस किसने बताया, तो ये माइनस लेंस के नियम से आया। किसके नियम से आया, लेंस के नियम से। लेंस कहता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है उसको खत्म करो। लेंस क्या कहता है, जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है उसको क्या करो, नष्ट कर दो, उसका विरोध करता है। क्या करता है, आई बात समझ में? तो ये अपोजिशन पार्टी कौन है, लेंस। कौन है बेटा, लेंस। और सरकार किसकी है, फैराडे की। किसकी है, फैराडे की। आई बात समझ में? तो ये बेसिकली जो है ईएमआई का कांसेप्ट होता है। तो ईएमआई के अंदर दो इंडक्टेंस होते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है कि जैसे ही उसमें धारा जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके अंदर एक खुद से इंडक्टेंस उत्पन्न होता है। खुद से क्या उत्पन्न होता है, एक इंडक्टेंस उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे ही धारा आपने बढ़ाई तो वहां फ्लक्स चेंज हुआ। क्या हुआ, फ्लक्स। अपना मेन पर्पस क्या है, फ्लक्स चेंज करना। क्या करना, फ्लक्स चेंज करना। तो जैसे ही आपने किसी कॉइल के अंदर, आपने किसी कॉइल के अंदर जैसे ही धारा बढ़े तो उसमें क्या चेंज हुआ, फ्लक्स में। और फ्लक्स में चेंज होने से क्या जनरेट हुआ, ईएमएफ। क्या जनरेट हुआ, ईएमएफ। और उसने किसको पैदा किया, एक इंडक्टेंस को पैदा किया जिससे कहा गया सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, अब दो कुंडलियां पास पास में ले ली। क्या ले ली, दो कुंडलियां पास पास। अब एक ही कुंडली और एक दूसरी कुंडली मान लीजिए इसमें धारा बह रही है, तो इसमें धारा के कारण, इसके धारा के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां तक पहुंचेगा। तो ये जब इसकी धारा यहां तक पहुंचेगी तो इसके धारा के कारण यहाँ पे एक और नई धारा उत्पन्न हो जाएगी, जो किसके कारण, पहले वाले के कारण। क्यों हुआ, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहुंचा और इसने इसके फ्लक्स में क्या किया, चेंज।
तो खरबूजे को देख के किसने रंग बदला? खरबूजा। जैसे आप लोग बैठे हो मान लीजिए, और आप लोग जब बैठे रहते हो तो क्या करते हो? बातें करते हो, गप्पे मारते हो, पढ़ेगी नहीं थी, चोर तो वही पहले से। और अगर मान लो आपके पीछे सर आ जावे, क्या आ जावे? पीछे सर, तो आप सर को देख के क्या करोगे? पढ़ना शुरू। क्या कर दोगे? पढ़ना शुरू कर दो। यानी सर के आने से आप में क्या हो रहा है? चेंज। क्या हो रहा है? यानी आपका फ्लक्स क्या हो रहा है? बदल रहा है। क्या हो रहा है? तो सर वो I1 करंट है, सर वो क्या I1 करंट है, जो किसमें चेंज ला रही? फ्लक्स Φ2 में। किसमें ला रही है? फ्लक्स। तो ये आपका EMI पूरा, अब EMI खत्म हो चुका है। बस EMI इसी कंसेप्ट पे आधारित है। क्या करो? फ्लक्स में चेंज करो, EMF आएगा, बैटरी बनाओ और धारा निकालो, खत्म। बस इतना ही चैप्टर है। तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली किस पे आधारित होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। किस पे आधारित होता है बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आधारित होता है। ये चीज मैंने आपको बताई। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझाते हैं आप लोगों को और थोड़ा लिखवाते भी हैं। चलो, लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने बताया ट्रांसफॉर्मर क्या करता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो हमारा निर्गत वोल्टेज होता है, क्या बेटा? निर्गत। निर्गत और निवेशी। निर्गत का मतलब होता है इनपुट। क्या बेटा? इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज को क्या करता है बेटा? या तो वो बढ़ाता है, क्या करता है बच्चों? बढ़ाता है। और क्या करता है बेटा? घटा देता है। तो सर ट्रांसफॉर्मर खुद क्या है? तो ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है। क्या है बच्चों? डिवाइस। तो ट्रांसफॉर्मर खुद एक डिवाइस है। तो कोई भी पूछे सर ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस होता है जिसका काम क्या होता है? इनपुट वोल्टेज को अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ जाए, अगर इनपुट वोल्टेज क्या हो जाए? इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? इंक्रीज हो जाए। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्टेप, अरे क्या रे? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। चमका के नहीं चमका रे? जो बोला वो चमका। समझ आया? चलो ओके सर, बढ़िया सर, आगे बढ़ते। ऐसा मानिए कि आपने जो इनपुट वोल्टेज दिया और उसको घटा दिया। क्या कर दिया? तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर रे? आगे बात समझ में? जो बोला वो चमका के नहीं रे? चमका। क्या बोला मैंने प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनिए। अगर इनपुट वोल्टेज को घटा दे, किसको घटा दे रे? इनपुट वोल्टेज हो जाए डिक्रीज। क्या हो जाए रे बच्चों? डिक्रीज। तो उसका नाम बोलो, क्या होता है बेटा? क्या रे बच्चों? स्टेप, आगे बोलो, ये इतनी बातें हम लोगों ने की इसके बारे में। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि सर ये किस पे काम करेगा। तो नॉट के अंदर दो चीजें मैं बता देता हूं। ये किस में काम करता है बेटा? एसी करंट पे। किस में काम करता है? एसी करंट पे। ये किसके करस्पॉन्ड होता है बेटा? तो वोल्टेज जो करस्पॉन्ड होता है वो आई के करस्पॉन्ड होता है। किसके होता है? आई के करस्पॉन्ड। यानी आपको V बढ़ेगा कैसे और घटेगा कैसे? क्या काम करोगे V बढ़ेगा और घटेगा? तो आई में काम करेंगे। काम कहाँ करेंगे? आई में। और वो आई अपने को क्या करेगा? V बढ़ेगा और V घटेगा। एक चीज का ध्यान रखना। तो आई को क्या काम करोगे? यहाँ तो आई को बढ़ाओगे, यहाँ क्या करोगे? आई को। तो वहां से अपने को वोल्टेज बढ़ा हुआ और घटा हुआ मिलेगा। कौन सा प्रिंसिपल बताया? म्यूचुअल इंडक्टेंस। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये जो हमारा जिस प्रिंसिपल पे काम किया उसका नाम मैंने बोला म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो, ट्रांसफॉर्मर की फोटो चाहिएगी, इसके अंदर है क्या? देखनी पड़ेगी। चलो लिखो थोड़ा सा, मैं तब तक फोटो ढूंढता हूँ। लिख दो, 5 मिनट का ये, फटाफट लिख दो। है तो ट्रांसफॉर्मर यहीं से शुरू किया। चलो कोई ना, चलो तो 2 मिनट आप देख लो, मैं एक बार फोटो ढूंढ लेता हूँ ट्रांसफॉर्मर की।
हो गया? चलो आगे देखो बच्चों। देखो बेटा, बेसिक स्ट्रक्चर्स इस तरीके से होती है, बाकी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रांसफार्मर आप सभी ने देख रखा है, तो वो वाली इमेज में यहाँ पे नहीं बताया। ये बेसिक प्रिंसिपल वाली चीज मैं बता रहा हूँ, इसमें हम लोग क्या काम में लेने वाले हैं, इस चीज के बारे में हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करें और एक बार ट्राई करें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो सारी कहानी वही है, ईएमआई पे। किस पे बेटा? ईएमआई पे। सबसे पहली चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। ये वाला भाग कहलाएगा इनपुट। कौन सा भाग कहलाएगा बच्चों? इनपुट। यानी यहाँ पे इनपुट आने वाला है और यहाँ पे क्या आने वाला है? आउटपुट। तो आउटपुट कहाँ जाएगा? लोड को जाएगा। आउटपुट कहाँ जाने वाला है? लोड को जाने वाला है। तो इनपुट पे हम लोग क्या दे रहे? एसी सोर्स। क्या दे रहे? एसी सोर्स। यहाँ पे दो वाइंडिंग होती है। क्या होती है? वाइंडिंग। इस तरीके से वाइंडिंग की हुई थी तार के द्वारा। ये जो है ना, यहाँ पे तार लपेटे गए ऐसे गोल गोल। आपने ये देखा भी हुआ है, कभी ट्रांसफार्मर खोला है, बीच में काला काला भाग होता है, उसके अंदर को पत्तियां होती है छोटी छोटी, जो लेमिनेट की हुई थी है, ये वही वाली चीज है। और ये जो लेमिनेट कोर है वो किसकी बनी होती है? सॉफ्ट आयरन कोर की। किसकी बनी होती है? सॉफ्ट आयरन कोर की। इसे प्राइमरी साइड कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी साइड। अब अपना काम क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो धारा देंगे। क्या देंगे? वो धारा फ्लक्स में चेंज लाएगी। क्या लाएगी? फ्लक्स में चेंज लाएगी। और उसमें फ्लक्स में चेंज हो गया तो मैंने अभी बोला था कि नहीं बोला था? फ्लक्स में चेंज होने से एक धारा बहेगी, तो वो धारा क्या कहलाती? इंड्यूस धारा कहलाती। क्या कहलाती? इंड्यूस धारा। एक बार डायग्राम को देखो, अच्छे से देखने की कोशिश करो। तो क्या हुआ बेटा? प्राइमरी साइड में धारा आई, उस धारा से यहाँ पे क्या हुआ? फ्लक्स में चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ? फ्लक्स में। आगे बात समझ में? अब क्या हुआ बेटा? प्राइमरी साइड की बात करें। कौन सा साइड की बात करें बेटा? प्राइमरी साइड की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा? ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके जो टर्न्स होंगे वो कहलाएंगे एनपी, इसके टर्न्स क्या कहलाएंगे? एनएस। एंड इस पे कितने हम लोगों ने वाइंडिंग कर रखी है? एन टर्न्स की। तो प्राइमरी के टर्न्स क्या हो गए? एनपी। क्या हो गए? एनपी। और इसके टर्न्स क्या हो गए? एनएच। क्या हो गया बच्चों? एनएच। अब मेरी ध्यान से बात को सुनिएगा, समझिएगा। अगर हम टोटल फ्लक्स निकालें, क्या निकाले बेटा? टोटल फ्लक्स निकालें, सबसे पहले कहाँ निकालते हैं? प्राइमरी में निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं बच्चों? प्राइमरी। प्राइमरी मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन। प्राइमरी कौन सा पोर्शन है बेटा? ये वाला। ये वाला कौन सा पोर्शन है? प्राइमरी। और ये वाला कौन सा पोर्शन है? सेकेंडरी। अगर हम पहले बात करें प्राइमरी की, किसकी बात करें? प्राइमरी। तो ध्यान से देखना बेटा, आपको पता है फ्लक्स निकालना है प्राइमरी का, तो कभी भी किसी भी चीज का फ्लक्स निकालना हो और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो, क्या हो? नंबर ऑफ टर्न्स। तो उसके फ्लक्स का गुणा किसे करोगे? नंबर ऑफ टर्न्स से। किसे करोगे? नंबर ऑफ टर्न्स से। तो क्या मिल जाएगा? टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा? एनपी। और फ्लक्स कितना है? 5। कितना है बेटा? 5। तो ये बन गया एनपी इंटू 5 बन गया। क्या बन गया? एनपी इंटू 5। फैराडे ने बोला था कि ई जो होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस d∅/dt। ये माइनस लेंज ने दिया था, तो ये फैराडे के लॉ हमने लिखा। 5p किसके बराबर है बेटा? माइनस d
एन ऑफ प्राइमरी फाई बटा डी टी। एन को बाहर ले लो तो क्या बन गया माइनस एन डी फाई पी बटा डी टी। तो यहां से जो विद्युत वाहक बल जनरेट हुआ ईपी, तो देखिए बेटा करंट से फ्लक्स में चेंज हुआ और फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। और वो एक धारा देगा इंड्यूस धारा। कौन सी धारा देगा? इंड्यूस धारा। तो देखो उस ईएमएफ का मान किसके बराबर होगा? ये किसने बता रखा है? फैराडे ने बता रखा है। किसने बता रखा है? फैराडे ने। तो ये कितना आया बेटा? माइनस एनपी डी फाई बटा डी। एक मिनट, चलो ठीक है, ये बात हम लोगों ने यहां तक कर ली। इसी तरीके से हम किस में निकालेंगे? सेकेंडरी में। किस में निकालेंगे बच्चों? सेकेंडरी। अच्छा ये फाई था ना, मैंने पी लिख दिया गलती से। डी फाई बटा डी, इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे सेकेंडरी का। किसका निकालेंगे? सेकेंडरी का। तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? एनएस। कितने होंगे? एनएस। अगर हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहें, टोटल फ्लक्स निकालना चाहे सेकेंडरी की, तो जब हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो फाई एस बराबर क्या हो जाएगा? एनएस फाई। क्या हो जाएगा बच्चों? एनएस फाई हो जाएगा। और हम लोगों को पता है ईपी मतलब जो ईएमएफ जनरेट होता है फ्लक्स में चेंज के कारण, वो कितना होता है? डी फाई एस बटा डी टी होता है बच्चों। क्या होता है? डी फाई एस बटा डी टी। जो बोला वो चमका के नहीं चमका रहे? चमक गया। अब ध्यान से देखो, माइनस डी बटा डी टी। फाई एस का मान बोलो क्या है बेटा? एनएस फाई। अब ध्यान से सुनना, तो ईपी बराबर क्या आ गया बच्चों? माइनस एन डी फाई बटा डी टी। इक्वेशन नंबर 2 कितनी बनी? इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूं, क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चों? इक्वेशन 1 और 2 को क्या करूं बच्चों? डिवाइड। तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना, ईपी और यहाँ क्या है बेटा? ईएस। क्या हो जाएगा बच्चों? ईएस। किसके बराबर आ जाएगा बेटा? माइनस एनपी डी फाई बटा डी टी बराबर माइनस एनएस डी फाई बटा डी टी। तो ईपी बटा ईएस किसके बराबर आ गया बच्चों? एनपी बाई एनएस। ये अपने को ध्यान रखना है कि जो ईएमएफ जनरेट हुआ, कौन सा बेटा? एक तो जनरेट हुआ प्राइमरी का, एक जनरेट हुआ सेकेंडरी का। जो टर्न्स रेशियो है, मैं क्या कह रहा हूं बच्चों? जो टर्न्स रेशियो उसके क्या है? समानुपाती। क्या है बेटा? तो ये बन जाएगा एनपी अपॉन एनएस। ये मेन इक्वेशन है ट्रांसफार्मर में जो सबसे ज्यादा काम आएगी और सबसे ज्यादा सवाल इसी पे होंगे। क्या बोला मैंने? सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में बात की। किसके बारे में बात की? ट्रांसफार्मर के बारे में बताया। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो वोल्टेज में वेरिएशन लाता है, जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसे स्टेप अप कहते हैं, और जो वोल्टेज को घटाता है उसे क्या कहते हैं? स्टेप डाउन कहते हैं। उसके बाद हमें पता चला ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के बारे में कि ट्रांसफार्मर की 2 साइड होती है, एक प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो एनपी होते हैं, उसमें होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स एनएस। हम इनपुट देते हैं तो एसी सप्लाई जाती है जो फ्लक्स में चेंज लाती है। किस में लाती है? फ्लक्स में चेंज लाती है, जिससे ईएमएफ जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? ईएमएफ। तो प्राइमरी साइड में एक ईएमएफ जनरेट होगा ईपी, और सेकेंडरी साइड में ईएमएफ जनरेट होगा ईएस। पहले फ्लक्स निकाला और फिर फैराडे लॉ लगाया, और फैराडे लॉ से हमने ईपी अपॉन ईएस निकाल दिया। क्या निकाल दिया? ईपी अपॉन ईएस, जो किसके बराबर है? एनपी बटा एनएस। और ये किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए वैलिड है, फॉर एनी ट्रांसफार्मर। चलो एक बार देख लो, फिर मैं सवाल करवाना शुरू करता हूँ। एक बार अच्छे से देख लो। अब मैं आपको 2 चीजें पूछूंगा, यहाँ पे बताना मेरे को। तो ध्यान से समझना बेटा। देखो बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ उस कंसेप्ट पे जाना आप लोग, ठीक है? मैं आपसे पूछता हूँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या पूछता हूँ? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक पूछता हूँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
कौन सा बच्चों? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। मेरे पास दो वोल्टेज है, एक है ईपी और दूसरा ईएमएफ कौन सा है? ईएस। पहला कौन सा है? ईपी, दूसरा कौन सा? ईएस। बताओ प्राइमरी में कौन सा ज्यादा होगा? ईपीएस के ईएस। प्राइमरी ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा ईएमएफ ज्यादा होगा? ईपी के ईएस। क्यों? ईएस क्यों बेटा? बता, रीजन तो बता ना। सही गलत का मैंने कहा ही नहीं ना, मैंने बोला रीजन बता। ईपीएस नहीं पूछ रहा हूँ, रीजन पूछ रहा हूँ। कोई बता सकता है क्या? कौन कौन स्टेप अप है? ये स्टेप अप है और ये स्टेप डाउन है। ये प्राइमरी साइड का ईएमएफ और ये सेकेंडरी साइड का ईएमएफ है। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा ना बेटा, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पहुंच ही नहीं रहा हूँ, मैं तो यहीं पे हूँ और इसमें मेरे पास दो ईएमएफ है, एक ईपी और एक ईएस। एक बात बताओ, इनपुट वोल्टेज कौन सा है? ये। सेकेंडरी वोल्टेज कौन सा है? अब स्टेप अप में कौन सा बढ़ेगा? इनपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा? वाह माता लक्ष्मी वाह। आउटपुट। दिमाग तुम्हारा खराब हो रहा है। इनपुट का मतलब क्या है? दिया गया वोल्टेज। और आउटपुट का मतलब क्या होता है? निकला हुआ वोल्टेज। स्टेप अप क्या करता है? वोल्टेज बढ़ा के देता है, घटा के देता है? बढ़ा के। तो कौन सा बढ़ा हुआ? ईएस बढ़ा हुआ कि ईपी? यस। इसमें कौन सा ज्यादा होगा? तो ये वोल्टेज को कम करके देगा, तो ईएस कम मिलेगा किससे? ईपी से। यानी मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होते हैं। डायरेक्ट क्या होते हैं? प्रोपोर्शनली होते हैं। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? अब करंट का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। ये मैं बताऊंगा, पावर ट्रांसफार्मर बताऊंगा, उसमें बताऊंगा। अब देखो बेटा, इसमें कौन ज्यादा है? एनएस। कौन ज्यादा है? इसमें कौन ज्यादा होगा? आईपी। कौन ज्यादा रहेगी बेटा? आईपी। आई बात समझ में? इन दोनों में कौन ज्यादा? सेकेंडरी ज्यादा था, लेकिन करंट में कौन ज्यादा होगी? प्राइमरी। अब इसमें कौन ज्यादा? तो प्राइमरी, तो कौन ज्यादा हो जाएगी बेटा? सेकेंडरी। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये ट्रांसफार्मर का खेल है, जो जिस पे डिपेंड करता है सिर्फ दो चीजें हैं। कितनी चीजें? दो। एक तो ये वाले रिलेशन के जो ईएमएफ होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल। सीधा याद रखो, नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल। जब आप ईपी अपॉन ईएस निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा? एनपी बटा एनएस। क्या आ जाएगा? एनपी बटा एनएस। और करंट का इसके साथ रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स। कैसा होता है? कि होता है, मैं आगे बताऊंगा। अब आपको स्टेप अप पूछे, स्टेप डाउन पूछे, समझा सकते हो? स्टेप अप में आउटपुट कैसा आता है? बढ़ता हुआ आता है। कैसा आता है? बढ़ता हुआ। क्योंकि स्टेप अप का काम ही क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना। स्टेप डाउन में क्या आएगा? कम आएगा। तो कौन सा ज्यादा कौन सा कम बता सकते हो? अगर आपको ईपीएस में रिलेशन पता चल गया तो आप लोग किस में रिलेशन बता पाओगे? एनपी और एनएस में। किस में बता पाओगे? एनपी और एनएस में। इसका उल्टा कौन है? आई। इसका उल्टा कौन है? आगे बात समझ में? चलो देख लो एक बार अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर होता है जिसका नाम होता है पावर ट्रांसफार्मर। मैंने अभी बोला भी था कि इसका जो मैं रिलेशन है वो पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। देखिए पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक ऐसा ट्रांसफार्मर की बात करें, पावर के बारे में बात करता है, जो पता है हम लोग सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर लेके चलते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर लेके चलते हैं। कैसा चलते हैं? आइडियल। आइडियल बोले तो आदर्श। क्या बेटा? और कोई भी चीज आदर्श होती है इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? अगर 100% एफिशिएंसी होगी इसका मतलब जितनी आप पावर दोगे उतनी पावर वापस आपको मिलनी चाहिए। क्या कह रहा हूं कि पावर ट्रांसफार्मर किसमें रिलेशन बता रहा है? पावर में। किसमें बता रहा है? पावर में। यानी कि अगर हम आइडियल पावर ट्रांसफार्मर की बात करें, किसकी बात करें? आइडियल पावर ट्रांसफार्मर की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ? जितना आप इनपुट दोगे पावर का, क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चों, जितना इनपुट दोगे पावर का उतना ही इनपुट किसका आना चाहिए? आउटपुट का। कितना आना चाहिए बच्चों? आउटपुट का। ये चीज मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने क्या कहा बच्चों? जितना आपने पावर दिया, मैं वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूं, पावर की बात कर रहा हूं। पावर होता है V गुणा I। क्या होता है? V गुणा I। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितनी पावर आपने इनपुट में दी उतनी पावर किसमें मिल जाए? आउटपुट में। तो वो क्या कहलाता है? आइडियल ट्रांसफार्मर। क्या कहलाता है? आइडियल ट्रांसफार्मर। और प्राइमरी की पावर निकाल दो VI से। किससे निकाल दो? VI से। तो प्राइमरी का ईएमएफ कितना था? EP। और धारा कितनी थी? IP। इसमें कितना था? ES।
और ये क्या था IS। यहां से निकालो EP बटा ES, तो ये क्या आ गया बेटा IS अपॉन IP, आया कि नहीं आया? और मैंने बोला भी था इन्वर्सली होता है और ये हमने निकाल भी दिया, इन्वर्सली होता भी है और हमने ये निकाल भी दिया। अब एक रिलेशन ध्यान से समझो बच्चों, तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मर जो डिपेंडेंट है वो सिर्फ इस फॉर्मूले पे ही है। कौन सा बेटा? सबसे पहले EP बटा ES। क्या बेटा? EP बटा ES जो किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिपेंड करता है अपने पास में NP बटा NS। किसके ऊपर? NP बटा NS। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये सीधी सी बात है IS अपॉन NP। बस ये एक रिलेशन आपको पता है तो ट्रांसफॉर्मर को आपको कैसा भी सवाल है वो सवाल आप आराम से कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली इसी एक रिलेशन पे काम करता है। कोई बोले पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो पावर ट्रांसफार्मर पावर से रिलेशन होता है जिसका कंपैरिजन एक आइडियल ट्रांसफार्मर से करते हैं। और आइडियल ट्रांसफार्मर ये बताता है जिसकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए बच्चों? 100%। कितनी होनी चाहिए? 100%। यानी जितना इनपुट दोगे उतना क्या मिलना चाहिए? आउटपुट। तो यहाँ से करंट और किसका रिलेशन मिला? EMF का रिलेशन मिला। किसका मिला? करंट और EMF का रिलेशन मिला। देखो फिर सवाल करवाते हैं इस पे। एक होता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मर अनुपात कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसफॉर्मर रेशियो, या इसका नाम होता है टर्न्स रेशियो। क्या नाम होता है बेटा? ध्यान से सुना, ये क्या होता है? ये होता है के। क्या होता है बच्चों? के। क्या बोला मैंने? के। ये किसके बराबर होता है? सेकेंडरी के टर्न्स बटा प्राइमरी के टर्न्स के बराबर। जो बोला वो चमका के नहीं चमका रे? क्या कहा? के किसके बराबर होता है? NH अपॉन NP के बराबर। अब देखो स्टेप अप में के कितना होगा बताओ? तो बात करें स्टेप अप की, किसकी बात करें? स्टेप अप। स्टेप अप में कौन? NP बड़ा होता है? NS बड़ा होता है रे? NS। कौन बड़ा होता है? किससे बेटा? NP से। अगर ये टर्म्स इससे बड़ी है तो ये वैल्यू क्या आएगी? के से बड़ी। तो के जो होता है वो एक से क्या होता है? बड़ा। स्टेप डाउन की बात करें, किसकी बात करें रे? स्टेप डाउन की बात करें तो स्टेप डाउन में कौन बड़ा होता है? NP। कौन बड़ा होता है? NP। तो के क्या आएगा बेटा? लेस देन 1 आएगा। तो कोई बोले ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो, ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो क्या होता है? तो के बराबर होता है NS अपॉन NP। क्या होता है? NS अपॉन NP। अगर स्टेप अप हो गया तो NS बढ़ गया, NS क्या हो गया? बढ़ गया। और यदि NS बढ़ गया तो के हो गया एक से ज्यादा। और अगर आपका स्टेप डाउन हो गया तो कौन बढ़ गया? NP। अगर नीचे की चीज बढ़ गई, अगर नीचे की चीज बढ़ गई तो क्या हुआ? ये मान एक से कम हो जाएगा। चलो क्वेश्चन थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है बच्चों? राधे राधे, आते हैं, मिलते हैं वापस। चलो अरे राधे राधे, आ जाओ जल्दी से। क्लास कहां तक हुआ था देखिए। हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का रिलेशन निकालना सीख लिया, टर्न्स रेशियो के निकालना सीख लिया। अब हम सवाल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सवाल। चलो पहला क्वेश्चन से लिखे, क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास 2 कॉइल है बेटा। एक चीज और बताना भूल गया मैं कि जनरली ट्रांसफार्मर का सिंबल कैसे बनाएंगे। तो जनरल जो सिंबल होता है ना ट्रांसफार्मर का, वो देख लो एक बार, मैं बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर का जनरल सिंबल क्या होता है। ये इस तरीके से होता है प्यारे बच्चों, देखिएगा। ये सिंबल ट्रांसफार्मर का होता है, अगर आपको याद हो तो रेक्टिफायर में बताया था। ये प्राइमरी साइड होती है, ये सेकेंडरी साइड। आई बात समझे? चलो तो क्वेश्चंस लिखे। पहला क्वेश्चंस में लिखता हूं, डाटा लिख देता हूं सारा का सारा, ध्यान से। क्वेश्चंस के अंदर 2 वाइंडिंग दी गई है, एक प्राइमरी साइड और दूसरी सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग दी गई है। टर्न्स ज्यादा है सेकेंडरी में, और जनरली सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा ही रखते हैं। क्यों? इससे अब आप ट्रांसफर बनाना हो तो। इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 500, कितने दे रखे हैं? 500, ठीक है, NP का। और NP का जो वोल्टेज दे रखा है वो 200 दे रखा है। कितना दे रखा है? 200। और इसकी करंट दे रखी है जो IP है वो 8 एम्पियर दे रखी है। कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों? 8 एम्पियर करंट आपको दी हुई है।
इसके टर्न्स दे रखे हैं 1000, कितने दे रखे 1000 टर्न्स दे रखे हैं। इसका खुद का एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर लो ऐसे, ये खुद एक रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 100 ओम, कितना दे रखा है 100 ओम दे रखा है। उसके बाद इसका सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट क्या दी हुई है, ध्यान से देखो। तो इसका सेकेंडरी वोल्टेज जो दिया वो 400 वोल्ट दिया है, कितना दिया 400 वोल्ट। अच्छा ये तो निकालना है आपको, क्या निकालना है, ये तो निकालना है। अच्छा क्या दिया, 1 मिनट सवाल में, 1 मिनट ना, कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी assuming to be an ideal transformer, आईपी निकालना है बेसिकली आप लोगों को। और आईएस और ईएस जो कितना दिया हुआ है, ईएस दिया हुआ है 400 वोल्ट, कितना दिया हुआ है 400 वोल्ट, और आईएस जो अपने को दे रखा है वो दे रखा है 4 एम्पीयर। चलो आईपी निकाल दो जल्दी से। आठ एम्पीयर आ जाएगी। मैंने उत्तर पहले लिख दिया था, और उत्तर आया कैसे वो बताओ। हाँ ईपी अपॉन ईएस उससे कर लो, या एनएस अपॉन एनपी से कर लो, सीधा सीधा नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के पता है ना, उससे कर लो, या ईपी अपॉन ईएस से कर लो, जिससे चाहो उससे कर लो, ठीक है, जो मन हो वो कर लो। लेकिन मानोगे क्या ये ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, कैसा है आइडियल, उसी केस में वो लगा पाओगे, सूत्र ध्यान रखना। तो यहाँ पे बन जाएगा ईएस अपॉन ईपी बराबर एनएस अपॉन एनपी बराबर आईपी अपॉन आईएस। ईएस कितना दिया हुआ ध्यान से देखो तो 1000 दिया, सॉरी 400 दिया ईएस, 400 और ये 200, ईपी 200, आईपी निकालना है, आईएस कितना है 4, ये 2 बार कट गया, तो आईपी बराबर क्या आ गया 4 गुना 2 बराबर 8 एम्पीयर। लिखो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन का डाटा लिखते हैं। बोलो बोली बोली। अच्छा सवाल देखो, नीट के पेपर का सवाल है, 1998 का सवाल है। डाटा सुन लो ध्यान से, मैं डाटा लिख देता हूं पहले एक बार। ये प्राइमरी साइड है और ये सेकंड से। बोलो कौन सा ट्रांसफर, स्टेप अप के स्टेप डाउन, स्टेप अप होगा डाउन, अप है, क्या है बेटा अप, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स किसमें ज्यादा है एनएस में, किसमें ज्यादा है एनएस में। इसका ईपी दे रखा है 230, कितना दे रखा है 230। आपको आईपी निकालना है, क्या निकालना है बेटा आईपी निकालना है। उसके बाद आईएस दे रखा है 2 एम्पीयर, कितना दे रखा है बेटा 2 एम्पीयर। इसके नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ इस बार रेशियो, तो एनपी अपॉन एनएस कितना दिया है, एनपी अपॉन एनएस दिया 1/25, कितना दिया रे प्यारे बच्चों 1/25 दिया है। तो चलो क्या आएगा 50 है बेटा, 50 आ जाएगा, सीधा ही कर लेना, ठीक है ना। टर्न्स रेशियो किसके बराबर करोगे आईपी बटा आईएस के कर लोगे, टर्न्स रेशियो किसके बराबर कर लोगे आईपी बटा आईएस, एनपी बटा एनएस 1/25, तो यहाँ क्या हो जाएगा आईएस बटा आईपी हो जाएगा। तो आईपी बराबर क्या आ जाएगा बेटा 25 आईएस, आईएस कितना है बेटा 2, 50 एम्पीयर आएगा कि नहीं आएगा रे, अरे जो बोला वो चमका, आगे बढ़े रे। अगला सवाल का डाटा निकालो जल्दी से। चलो 1997 का सवाल देखो ध्यान से, क्वेश्चंस बताते हैं क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चंस बोला गया है एक प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की जिसमें 500 टर्न है, कितने टर्न है 500 टर्न्स है, यानी आपको एनपी 500 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500, और उसकी एक सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसमें कितने टर्न है बेटा 5000, कितने टर्न है 5000। प्राइमरी को कनेक्टेड किया गया एसी सप्लाई से 20 वोल्ट के, कितने वोल्टेज से 20 वोल्ट से, यानी ईपी कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। आपको निकालना है सेकेंडरी का आउटपुट कितना आएगा वोल्टेज का, तो ये तो आपको निकालना है बेटा ईएस निकालना, क्या निकालना है बेटा ईएस। चलो
करो जल्दी से। ईपी कितना दिया है? 20 वोल्ट दिया है, 200 आ जाएगा। ठीक है, दोनों टर्न्स कितने दे रखे? एनपी और एनएस। एनपी 500, एनपी के टर्न्स कितने हैं बेटा? 500। एनएस के कितने हैं बेटा? 5000। यस निकाल दो। चलो करो सब लोग। आ गया? बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो ध्यान से, अगला सवाल देखो। इसको सॉल्व कराने की जरूरत है क्या? नहीं। चलो 2007 का सवाल करते हैं एक बार एग्जाम में। 2007 के पेपर का क्वेश्चन किस प्रकार से देखे, पहले क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, जिसके टर्न है 50 और 1500। कितने? 50 और 1500। यानी एनपी का मान कितना है? 50। एनएस का मान कितना है बेटा? 1500। उसके बाद क्वेश्चंस के अंदर लिखा गया, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक विद द प्राइमरी कॉइल, कि प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स है वो अपने को दे रखा है फाई बराबर फाई नॉट प्लस 40। फाई बराबर दे रखा है फाई नॉट प्लस 40। जो फ्लक्स है वो फ्लक्स किसका दे रखा है? प्राइमरी साइड का। ठीक है, और आपको बताना है आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा। क्या बताना है? आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज बोले तो आपको सेकेंडरी का ईएस निकालना है। क्या निकालना है? चलो कर लीजिए जल्दी से। अच्छा सवाल है 2007 के पेपर का सवाल। तो देखो बेटा, आपको प्राइमरी का फ्लक्स पता है, तो फ्लक्स से ईपी निकाल सकते हो क्या? फेराडे लॉ से। किससे? फेराडे लॉ से। माइनस डी फाई बटा डी टी। आई बात समझ में? तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा? ईपी मिल जाएगा। और ईपी मिल गया तो ईपी अपॉन ईएस किसके बराबर कर लोगे रे? ईपी अपॉन ईएस कर लोगे एनपी बटा एनएस के बराबर। तो अपने को जिसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखो ना तो इसका ई दे रखा है ना इसका ई दे रखा है, इसका ई निकाल सकते हो। तो मैंने बोला था जब भी फ्लक्स दे रखा हो, ई कैसे आता है बेटा? माइनस डी फाई बटे डी टी से निकाल। इसका अवकलन करके ई निकाल दो। क्या निकाल दो? यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले लेना, तो ये पॉजिटिव डाटा आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। फाई नॉट का अवकलन या जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4 अवकलन। तो अपने पास ईपी कितना आ गया? टी का 1 हो गया ना, 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। ईपी कितना आ गया? 4। अब कर लो आप ईपी अपॉन ईएस। ईपी अपॉन ईएस किसके बराबर होगा? एनपी अपॉन एनएस। ईपी कितना है रे? 4। ईएस बच्चों निकालना है। क्या करना है? निकालना है। एनपी कितना है? 50 1500। 5 में 30 तो मल्टीप्लाई आ गया। तो ईएस बराबर कितना आ गया? 4 मल्टीप्लाई 30, यानी कि ईएस का मान कितना आ गया बच्चों? 120। अरे जो बोला वो चमका। समझ आया कि नहीं? आ गया कि नहीं रे? आगे बढ़े। चलो अगला सवाल देखो और समझने की कोशिश करो। अब हम लोग लिखेंगे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। क्या लिखेंगे? ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, अर्थात इससे कहते हैं दक्षता। क्या कहते हैं बच्चों? दक्षता। कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे निकालोगे। बेटा किसी भी चीज की एफिशिएंसी पूछे ना, उसका फॉर्मूला हमेशा लगता है आउटपुट बटा इनपुट। क्या लगता है? आउटपुट बटा इनपुट। और ट्रांसफार्मर को हम जनरली किससे मेजर करते हैं? पावर से। किससे करते हैं? पावर से। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। और अगर परसेंटेज पूछे तो किससे गुणा कर लेना? 100 से। अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो किससे गुणा कर लेना? 100 से। और आप लोगों को पता है आउटपुट पावर कितनी होती है? ईएस आईएस।
इनपुट पावर कितनी होती है? ईपी आईपी, इसका गुणा किससे करना है? ये आ गया फॉर्मूला इसका, ट्रांसफार्मर के दक्षता का फॉर्मूला मिल गया। गया? एक सवाल करते 2014 के पेपर का सवाल है, पहले सवाल पढ़ के सुनाता हूँ, सवाल को समझिए फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, सवाल क्या था? 2014 के पेपर का सवाल है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए ध्यान से, पहले मैं सवाल पढ़ता हूँ, डाटा में लिखता ही नहीं, पहले सवाल को खुद से समझने की कोशिश करो। एक ट्रांसफार्मर है जिसकी एफिशिएंसी 90% है। कितनी है? 90%। यानी आपको क्या मिल गया? नीटा मिल गया। क्या मिल गया? नीटा। कितना? 90%। और ये जो वर्किंग कर रहा है वो 220 वोल्ट पे कर रहा है। कितने पे कर रहा है? 220 वोल्ट और 3 किलोवाट की सप्लाई पे। किस पे? 200 वोल्ट और 3 किलोवाट की सप्लाई पे जो है ये वर्किंग कर रहा है। इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 6 एम्पीयर, आपको सेकेंडरी कॉइल की करंट दे रखी है 6 एम्पीयर। कितनी देर की प्यारे बच्चों? 6 एम्पीयर आपको सेकेंडरी कॉइल की करंट दे रखी है। तो आपको बताना है कि वोल्टेज कितना आएगा सेकेंडरी कॉइल का। क्या वोल्टेज कितना आएगा सेकेंडरी कॉइल का, आपको ये बताना है। वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, और आपको बताना है कि प्राइमरी कॉइल में करंट कितनी आएगी। क्या बताना है? प्राइमरी कॉइल में करंट कितनी आएगी। डाटा लिख देता हूँ बेटा। नीटा कितना दे रखा है? 90%। कितना दे रखा है? 90%। आपको एक साइड दे रखी है प्राइमरी, कौन सी दे रखी है? प्राइमरी। और दूसरी कौन सी साइड है बेटा? सेकेंडरी। देखिए डाटा मैं बता देता हूँ, इसका वोल्टेज दे रखा है 200। कितना दे रखा है? 200 वोल्ट। क्या हुआ? हाँ चालू तो है, क्यों क्या दिक्कत हो गई है? चलो अब देखो, इसने बोला 3 किलो वोल्ट। आपको पता है वोल्ट किसकी यूनिट होती है? पावर की। यानी इस बार आपको पावर गिवन है। क्या गिवन है? पावर। कौन सी पावर? इनपुट पावर। कौन सी बेटा? कितनी है? 3 किलो वोल्ट। इनपुट पावर कितनी देर की है? 3 किलो वोल्ट। 3 किलो वोल्ट को अगर अपन वाट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 3000 वाट। कितना आ जाएगा बच्चों? 3000 वाट। आपको यहाँ से क्या निकालना है? आईपी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? आईपी। और दूसरे वाले में देखो इसने आईएस दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? आईएस। आईएस कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर? 4 एम्पीयर। क्या दे रखा है? 4। आपको इसका ईएस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? ईएस। चलो पहले फॉर्मूला लगा दो। देखो आपको पावर पता है, इनपुट पावर। इनपुट पावर का फॉर्मूला लगा दो। इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या होगा? ईपी इंटू आईपी। इनपुट पावर का फॉर्मूला लगा के क्या निकाल दो? आईपी निकाल दो। क्या निकाल दो बच्चों? आईपी। और दक्षता का फॉर्मूला लगा के क्या निकाल दो बेटा? दक्षता का फॉर्मूला लगा के आप लोग वहां से निकाल दीजिए आईएस, सॉरी ईएस निकाल दीजिए। आईएस आपको दे रखा है तो क्या निकाल दीजिए? ईएस। चलो उत्तर बोलो जल्दी से। आईपी 15, ठीक है। और ईएस कितना आया? 500। हाँ आईपी 15 आ गया। ईएस निकाल के बताओ कितना आएगा? आईएस 6 है क्या? तुम लोगों ने 4 लिख दिया होगा। आईएस 6 है बेटा। छह करके करो जल्दी से बेटा। 15 आ गया। अब वो निकाल, लिख नीटा बराबर फॉर्मूला लिख। क्या था? आउटपुट पावर। हाँ 200 कर लो। ईएस आईएस लिख वापिस। ईएस तो निकालना है ना बेटा, ईएस निकालना है। और आईएस कितना दे रखा है? 6। तो लिख ईएस इंटू 6 बट्टा ये पूरी पावर दे रखी है। पूरी पावर कितनी दे रखी है? 3000 वाट। 45 नहीं आएगा, 3000। अब सॉल्व कर ले बेटा। देख बोलो इंटू 100 भी तो कर बेटा। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, यस बोलो ना। देखो ध्यान से समझो प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले क्या लगाओगे आप लोग? सबसे पहले इनपुट पावर दे रखी है। क्या दे रखी है? इनपुट पावर कितनी दे रखी है? 3000 वाट।
यही दिया हुआ है बच्चों। आप लोगों को पता है पावर किसके बराबर होगा? ईपी और आईपी के बराबर, जो आ जाएगा 3000। ईपी कितना क्वेश्चन में गिवन था? 200। कितना गिवन था? 200 बराबर 3000। तो यहां से आईपी का मान कितना आ जाएगा बच्चों? जब आप लोग यहां से आईपी निकालोगे तो वो आ जाएगा मेरे बच्चों 3000 बट्टा 200, 15 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 15 एम्पियर। उसके बाद आपको नीटा दे रखी है 90%। कितनी दे रखी है? 90%। तो ये हो जाएगा 90 बराबर, आउटपुट क्या रहेगा? ईएस आईएस। इनपुट पावर कितनी दे रखी है? 3000। इसका गुणा करोगे 100 से, 90 बराबर ईएस आपको फाइंड करना है। आईएस कितना है बेटा? 6 बट्टा 3000। इसका गुणा करोगे 100 से, तो देखो 30 50, ये हो गया 5। तो ईएस बराबर क्या आएगा? 90 मल्टीप्लाई 5। 90 मल्टीप्लाई टू द 5 दैट इज इक्वल्स टू 450। तो 450 वाट आ जाएगा ये। और आईपी कितना आ जाएगा? 15 एम्पियर। चलो, जिसको देखना है देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं अच्छे से। कर दूं नेक्स्ट क्वेश्चन? वो लिखना है उनको। जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन 2010 का है। चलो मैं पढ़ लेता हूँ, तब तक लिख रहे हैं। तब तक आपको 220 वोल्ट का इनपुट दे रखा है ट्रांसफार्मर का। सुनो, पहले डाटा मत लिखो, पहले सिर्फ सुनो। सुनने से पता है क्या होता है? आप दिमाग के अंदर एज्यूम करना सीखते हो कि आप वहां पे क्या करके सीधा आंसर निकाल सकते हो। सीधा डाटा लिखने से पता है दिमाग क्या जाता है? फार्मूले की तरफ जाता है। डाटा लिखने से कभी भी इंसान के दिमाग में यही नहीं आता मैं इसको कैसे करूँ। डाटा लिखने के बाद वो सीधा फार्मूले लिखेगा, ये दे रखा है वो करो। इसलिए पहले क्वेश्चन को हमेशा 1-2 बार सुनो या पढ़ो। 220 वोल्ट का इनपुट है ट्रांसफार्मर का। आउटपुट आपको दे रखा है 2 एम्पियर की करंट है आउटपुट में, और 440 वोल्ट है। क्या बोला गया? 220 वोल्ट का इनपुट है, मतलब क्या दिया आपको? वीपी दिया। क्या दिया? वीपी। कितना दिया? 200। उसके बाद में आउटपुट में क्या दिया? एक तो आपको 2 एम्पियर की करंट, मतलब आईएस मिल गया 2 एम्पियर, और 440 वोल्ट आपको क्या मिल गया बेटा? ईएस। क्या मिल गया? ईएस। इसने बोला एफिशिएंसी है वो 80% है। कितनी है? 80% एफिशिएंसी है। आपको निकालना है प्राइमरी वाइंडिंग की करंट। क्या निकालनी है? प्राइमरी वाइंडिंग की करंट निकालनी है। मैं सवाल लिख देता हूँ वापस से, 2010 का सवाल है। देखो आपको डाटा में गिवन है बेटा आईपी। आईपी गिवन है 220 वोल्ट। आईपी कितना गिवन है? 220 वोल्ट। और आपको करंट दे रखी है सेकेंडरी की आईएस। आईएस दे रखा है प्यारे बच्चों 2 एम्पियर, और ईएस दे रखा है प्यारे बच्चों 440 वोल्ट। आपसे पूछा गया क्या बेटा? आपको बोला गया एफिशिएंसी है वो 80% है। कितनी प्यारे बच्चों? 80%। आपको यहाँ पे निकालना है आईपी। चलो बेटा वो वीपी दिया हुआ है, झिंगुर पीछे वर्ल्ड यूनिट लगी हुई, पता नहीं चलता तुम्हें। बीस तो नहीं आएगा इसको, गलत। क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यू चल रहा है। तीन डाटा पता है तो एक चौथा डाटा निकालना है, और आपको नीटा भी पता है तो नीटा बराबर लिख दो फॉर्मूला सीधा सीधा। भाई 4 चीजें होती है नीटा में। ऊपर क्या होता है? ईएस आईएस, और नीचे क्या होता है? ईपी आईपी है। 4 में से 3 दे रखी है, एक निकालनी है, और नीटा खुद दे रखा है। क्या होता है? ईएस आईएस बट्टा ईपी आईपी का गुणा किससे करते हो? 100 से करते हो। तो नीटा कितना दे रखा है? 80। ईएस कितना दे रखा है? 440।
और ये क्या दे रखा है 2, ईपी 220 दिया होगा, आईपी फाइंड करना है, गुणा किससे करना है 100 से करना है। 220 का गुणा करो तो कितना हो गया 2, ये कितने हो गए 400, कितने हो गए 400। तो आईपी बराबर क्या आ गया बेटा 400/80, तो 5 एम्पियर आ गया। कितना आ गया बच्चों 5 एम्पियर, 50 नहीं आएगा 5 एम्पियर। इसलिए सोच समझ के आराम से कैलकुलेशन किया करें, इतना फास्ट मत करें। आगे बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। तो ट्रांसफार्मर के सवाल सारे आसान ही है। देखो ध्यान से, ये सवाल है ना, मैं सिर्फ बोलूंगा, डाटा नहीं लिखूंगा मैं इसमें, डाटा खुद से समझना है आपको। हिंदी में समझा दूंगा सवाल को, 2007 का पेपर का सवाल है, पहले सवाल समझा रहा हूं फिर डाटा लिखिएगा। देखिए 2007 के सवाल में क्या बोला गया, ध्यान से सुनो, क्वेश्चंस को पढ़ता हूं मैं। एक ट्रांसफार्मर की जो है वो लाइट यूज की जा रही है 100 वोल्ट और 110 वोल्ट। एक ट्रांसफार्मर के अंदर लाइट यूज की जा रही है 100 वोल्ट और 110 वोल्ट। कब? जब उसको सप्लाई दी गई थी 220 वोल्ट की। कितनी सप्लाई दी गई थी 220 वोल्ट की। यानी 220 वोल्ट की सप्लाई दी तो लाइट जो है ट्रांसफार्मर से अपने को जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है 100 वोल्ट और 110 वोल्ट की मिल रही है। 100 वोल्ट उसकी पावर है और 110 उसका क्या बेटा वोल्टेज है। ठीक है, उसने बोला इफ द मेन करंट कितनी दे रखी है 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो 220 आपको मेंस दे रखा था जब आपको वो मिल रहा था, तो मेन करंट दे रखी है 0.5 एम्पियर। आपको बतानी एफिशिएंसी, क्या बतानी प्यारे बच्चों, एफिशिएंसी आप लोगों को बतानी है। वापस सुन लो ध्यान से, आपने 220 वोल्ट की मेन सप्लाई दी तो मेन करंट कितनी मिली 0.5 एम्पियर। कितनी मिली 0.5 एम्पियर। तो इससे अपने को जो लाइट मिल रही थी वो कितने पे मिल रही थी 220 वोल्ट पावर की लाइट कितने वोल्ट पे मिल रही थी 100 कितने पे मिल रही थी बेटा 100 वोल्ट की पावर थी और 110 वोल्ट पे मिल रही थी। कितने पे मिल रही थी 110 वोल्ट पे। तो कहने का मतलब है जो मेन सप्लाई दी गई वो अपना क्या इनपुट है, क्या है बेटा इनपुट। तो आपको ईपी और आईपी मिल गया, आईपी मिल गया 0.5 और इनपुट कितना देर का 220। आउटपुट कितना मिला था 100 वाट और 110 वोल्ट का। तो पावर आउटपुट पावर क्या आ गई बेटा 100 वाट और वोल्टेज मतलब ईएस कितना दे रखा है 110 वोल्ट। सारा डाटा आ गया। निकालना क्या है बेटा नीटा। क्या निकालना है बच्चों नीटा। तो नीटा बराबर क्या होगा बेटा आउटपुट पावर बेटा ईपी आईपी गुना 100 सीधा। 110 का कोई भी यूज नहीं है यहाँ पे। कितना आया है 100 कैसे आएगी 100 तो आइडियल की होती है। पावर आउटपुट कितना है 100। ईपी कितना है 0.5 इंटू 220। एक ही हटा दे 0.5 से, यहाँ से एक 10 और लगा दे। ठीक है 5 से काट ले 2 से काट ले तो कितना हुआ 110। कितना आ गया ये आ गया अपना 1 मिनट 1 सेकेंड वापिस लिखता हूँ, डाटा सही नहीं लिखा मैंने 90% आ गई। चलो ठीक है। देखो नीटा बराबर क्या होता है आउटपुट पावर कितनी है बेटा 100। इनपुट पावर होगी ईपी गुना आईपी। इनपुट पावर क्या होगी ईपी गुना आईपी। ईपी कितना है बेटा 220। आईपी कितना है बच्चों 0.5 इंटू 100। वो 100 लगाना भूल गए थे। क्या भूल गए थे 100 लगाना भूल गए थे। चलो यहां से हुआ तो ये क्या आ गया बेटा 10 आ गया। तो ये कितना हो गया 1000 मल्टीप्लाई। अब 5 से काटो तो कितनी बार कटेगा बेटा 20 बार। कितनी बार 20। 0 से 0 2 से काटोगे तो 11। तो 1000/11 आ गया। आपको पता है 11 का मल्टीप्लाई 9 से करते हो तो कितना आता है 99 आता है। ठीक है तो 990 तो आ जाएगा 90 बार गुणा करोगे तो। फिर पीछे कितना बचा 10। 90 से 10/11 अप्रोक्सीमेशन आएगा यानी 90.9% के आसपास आएगा। 91% अप्रोक्स होगा। कितना होगा 91% अप्रोक्स रहेगा।
चलो ये आपका एसी का चैप्टर हो गया खत्म, एसी हो चुकी है खत्म। एसी को मैं रिवाइज कराना पूरा कंप्लीट, कल से हम ईएमआई पढ़ना शुरू करेंगे। इसके क्वेश्चंस आप लगा देना सीड्स के वगैरह, जिसको जो दिक्कत होती है हम लोगों ने अभी ऐप से कोशिश की है तुम्हारा डाउट्स। देखिए अब ऐप में कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐप के अंदर आपके जितने भी समस्या आती है, दुख तकलीफ आती है, वो घंटे 2 घंटे, आज अपनी ऐप पे क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरे खुद के कल पेपर है। देखो ध्यान से समझो बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया एसी चैप्टर को। कौन से चैप्टर को बच्चों? एसी। एसी को जब हम लोगों ने शुरू किया तो सबसे पहले अपने को पता चला एसी होता क्या। एसी एक अल्टरनेट होता है जो अपनी पोलरिटी चेंज करता है। क्या चेंज करता है? पोलरिटी। एक साइकिल में जो उसकी पोलरिटी होती है, उसके बाद उसकी दूसरे साइकिल में पोलरिटी क्या हो जाती है? रिवर्स। इसको हमने कंपैरिजन किया साइनोसॉइडल वेव से। किससे किया? साइनोसॉइडल वेव से। और जब अपने को वोल्टेज मिला वो साइनोसॉइडल वोल्टेज की इक्वेशन में ही मिला, यानी कि साइन वेव में अपने को वोल्टेज की इक्वेशन मिली, और वो वोल्टेज की इक्वेशन थी V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके बाद हमने जाना एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। 50 बार वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, 50 बार मिनिमम वैल्यू लेती है। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें जो सीखा वो सीखा पीक वैल्यू निकालना। क्या निकालना? पीक वैल्यू को कहा जाता है शिखर मान। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? शिखर मान। शिखर मान निकालने के लिए मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो इक्वेशन है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। क्या प्यारे बच्चों? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V नॉट जो है वो क्या कहलाता है? पीक वैल्यू। क्या कहलाता है बेटा? पीक वैल्यू। फिर हमने सीखा एवरेज वैल्यू निकालना। क्या सीखा? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू के लिए मैंने बोला मान लीजिए आपके पास में करंट की बहुत सारी वैल्यू है तो उनको जोड़ दीजिए और उनका मीन ले लीजिए। क्या लीजिए? मीन। लेकिन इसका एक और तरीका बताया था, इंटीग्रेशन आई डी टी बटा T2 माइनस T1, ये भी बताया था आप लोगों को। उसके बाद मैंने आरएमएस वैल्यू निकालना सिखाया। क्या सिखाया? आरएमएस वैल्यू निकालना। आरएमएस वैल्यू मैंने बोला पहले स्क्वायर करो, फिर उनको जोड़ दो, उनका रूट ले लो। फिर उसका एक और तरीका निकाला हमने, जैसे आई का निकालना है तो क्या करो? पहले आई का स्क्वायर करो, फिर उसका बार करो, बार मतलब मीन निकालो, फिर उसका रूट करो। आई की इक्वेशन लिख दो, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का रूट ले लो, आई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की मीन वैल्यू ले लो। क्या ले लो? मीन वैल्यू ले लो। फिर हम लोगों ने क्या किया, हाफ साइकिल और फुल साइकिल के लिए हम लोगों ने मीन वैल्यू निकाली, यानी एवरेज वैल्यू निकाली। जब मैंने आपको एवरेज वैल्यू बताई उससे पहले एक चीज और बताई थी मैंने कि साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी जो होते हैं इनके फुल साइकिल का मान एवरेज कितना होता है? 0। कितना होता है बच्चों? 0। उसके बाद साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का क्या होता है? 1/2, चाहे वो हाफ साइकिल हो चाहे वो फुल साइकिल हो। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाली। किसकी? साइन और कॉस की। कितनी आई थी बेटा? 3 आई नॉट, यानी कि कितना आया था? 2/पाई आई थी साइन और कॉस की वैल्यू।